नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के नए लेक्चर के साथ आप सभी के सामने हाजिर हूं और आज का मेरा टॉपिक है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। आज हम नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में ओवरव्यू जानेंगे और इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन के बारे में जानेंगे कि पेशेंट को क्या क्या एजुकेशन नेसेसरी होती है, क्या क्या टॉपिक्स के बारे में उसको जानकारी एक हॉस्पिटल के अंदर होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, समझते हैं कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप टर्म कब इंट्रोड्यूस हुई, क्यों इसका यूज होना बहुत जरूरी है और क्यों इसे समझना बहुत ही जरूरी है। एनपीआर, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को शॉर्ट फॉर्म में क्या जानते हैं हम लोग? एनपीआर। तो एनपीआर क्या होता है? एनपीआर इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। एनपीआर क्या है? एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किस चीज की? नर्सिंग प्रैक्टिस की। दिस रिलेशनशिप फाइंड एनकरेजमेंट when we are feeling down and comfort when we are hurting। ये क्या करता है? ये रिलेशनशिप हमें एनकरेजमेंट देता है, एनकरेज करता है लोगों को और हमें भी। और जब नर्स और पेशेंट के बीच में ऐसा थेरेपेटिक रिलेशनशिप रहता है तो पेशेंट भी एनकरेज फील करता है, पेशेंट कॉन्फिडेंट फील करता है, अपने डिजीज कंडीशन से जल्दी ही बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन। क्या होता है? किन्हीं भी दो पर्सन के बीच में इंटरेक्शन in which the nurse offers a series of purposeful activities and practice that are useful for particular patient। नर्स क्या प्रोवाइड करती है इसमें? सीरीज ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटीज एंड प्रैक्टिस। पर्पसफुल एक्टिविटीज, ये वर्ड पर आप ज्यादा जोर डालेंगे क्योंकि पर्पसफुल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है इसके अंदर होना, क्योंकि अगर नर्स और पेशेंट्स के बीच में रिलेशनशिप है तो वो रिलेशनशिप एक एरा तक, एक चीज तक चलता है जब तक कि वो पर्पसफुल एक्टिविटी शो ना करें। क्या ना शो करें? पर्पसफुल एक्टिविटी ना शो करें और उनके बीच में एक प्रॉपर बॉन्ड ना हो, जिससे जो पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स नर्स को अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन करके बताए और इसी तरीके से जो नर्स है या फिर जो डॉक्टर या एनी अदर हेल्थ फैकल्टी जो उसे देख रहा है, जो उसे ट्रीट करने वाला है, वो उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके टाइप कौन कौन से होते हैं? सोशल रिलेशनशिप एंड थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। सोशल एंड थेराप्यूटिक। सोशल मतलब जितने भी लोग आसपास हैं, उनके अटेंडर, फैमिली, जो पेशेंट के साथ आया है, पेशेंट की वाइफ, पेशेंट के बच्चे या पेशेंट के फादर मदर, ये सारे या सोसाइटी बेस्ड जितने भी लोग हैं, कौन है? सोसाइटी बेस्ड पीपल। इनके बीच में क्या रिलेशन रहने वाला है ये हम किसके अंदर देखेंगे? सोशल रिलेशनशिप के अंदर देखेंगे। और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के अंदर देखेंगे कि कितनी पर्पसफुल एक्टिविटीज शो की जा रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बोलेंगे। ठीक है, तो आगे उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट इज एन इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द नर्स, मेनली फोकस ऑन द क्लाइंट। क्लाइंट के ऊपर मेनली फोकस करते हैं और इमोशनल बॉन्ड होता है नर्स और पेशेंट के बीच में। एक इंटेलेक्चुअल, एक इमोशनल बॉन्ड होता है। इट रिस्पेक्ट द क्लाइंट्स एज एन इंडिविजुअल। ये क्या करता है? ये क्लाइंट को एज एन इंडिविजुअल रिस्पेक्ट करता है, कंसिडर करता है फैमिली रिलेशनशिप और उसकी वैल्यूज को, मैक्सिमाइज करेगा क्लाइंट्स की एबिलिटीज को, पार्टिसिपेट इन डिसीजन ऑफ मेकिंग। कोई अगर डिसीजन हमें बनाना है, कोई डिसीजन को प्रैक्टिस करना है तो उसे क्या करेगा? ये कंसिडर करेगा और मैक्सिमाइज करेगा कि क्लाइंट्स की एबिलिटीज को, क्लाइंट्स की जो जो प्रॉब्लम्स है, क्लाइंट्स की जो जो कंडीशन है, उसको हम एकदम इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाए। इट रिस्पेक्ट्स क्लाइंट्स कॉन्फिडेंशियलिटी। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या एक चीज और प्रेफर करता है कि ये क्लाइंट्स की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है उसे मेंटेन करके रखता है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। म्यूचुअली जो ट्रस्ट होता है एक नर्स और पेशेंट के बीच में और एक्सेप्टेंस के बीच में, एक्सेप्टेंस उसके ऊपर ये बेस्ड होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। उसके बाद कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे हम चीजों को उसे समझाएंगे, कैसे अगर कोई पेशेंट हमारे पास आया है, इफ कोई पेशेंट हमारे पास आया है और अगर हमारे हॉस्पिटल में वो एडमिट है और हम उससे कैसे इंटरेक्ट करेंगे ताकि वो हमसे सारी चीजें इन डिटेल एक्सप्लेन कर पाए, अपने आप को कंफर्टेबल फील कर पाए, तो उसके लिए कुछ
5 पॉइंट आपको याद रखने होते हैं कि हम कैसे उस पेशेंट को इतना रिलैक्स फील करवा सकते हैं कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर करना शुरू कर दे। तो उसको एक्टिवली लिसन करना है, हमें क्या करना है, लिसन एक्टिवली, उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बन के समझना है, अपना प्रॉब्लम्स मान के समझना है। तो हम उसे एक्टिवली लिसन करेंगे, उसके साथ ऑनेस्ट रहेंगे, क्या रहेंगे, उसके साथ हमेशा ऑनेस्ट रहेंगे। बी ऑनेस्ट, बी अवेयर ऑफ योर कल्चरल डिफरेंसेस, जितने भी अगर कल्चर में अगर डिफरेंसेस है तो उनको साइड करके, डिसाइड करके हमें पेशेंट के साथ एक इक्वल वे में ट्रीट करना है, जिससे वो हमें सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे, जिससे वो क्या कर दे, अपनी सारी चीजें एक्सप्लेन कर दे। मेंटेन करना है क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को, बार बार ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमें क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को किसी भी हालत में मेंटेन करके रखना है। नोट करके लिख लीजिएगा इस बात को, नो योर रोल, नो योर रोल एंड योर लिमिटेशंस, अपना रोल जानना है, अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू, वहां पर पेशेंट के सामने क्या वैल्यू है तुम्हारी, वो वैल्यू समझनी है, और अपनी लिमिटेशंस की यहां हमें यहां तक ही पेशेंट से बात करनी है, यहां तक ही रिस्पेक्टफुल तरीके से हमें पेशेंट से बात करनी है, इन चीजों को भी समझता पड़ेगा। उसके बाद फेजेस ऑफ रिलेशनशिप, प्री इंटरेक्शन फेज, इंट्रोडक्टरी फेज, वर्किंग फेज एंड टर्मिनेशन फेज। 4 फेज किसी भी रिलेशनशिप के यही होते हैं। क्या क्या, प्री इंटरेक्शन फेज, जब तक हम उस पेशेंट से या उस पर्सन से नहीं मिले हैं, वो वाला फेज कौन सा होता है, प्री इंटरेक्शन फेज। उसके बाद आता है इंट्रोडक्टरी फेज। इंट्रोडक्टरी फेज में ही जो मैंने ये 5 पॉइंट बताए हैं कि हम उसे एक्टिवली लिसन करेंगे, उसके साथ होनेस्ट रहेंगे, उसके कल्चरल डिफरेंसेस को साइड रखेंगे, मेंटेन करेंगे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, और अपने लिमिट्स और अपने रोल्स को पहचानेंगे। तो इंट्रोडक्टरी फेज में हम उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करेंगे, अच्छे से क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, वैल्यूज को समझेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद वर्किंग फेज में, जब उसका इलाज चल रहा होगा उस समय क्या क्या चीजें उसे नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उन चीजों को वर्किंग फेज में ध्यान से देखेंगे। और उसके बाद टर्मिनेशन फेज में क्या होगा, जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होगा या पेशेंट की कंडीशन सही हो गई होगी और पेशेंट हॉस्पिटल से जाने वाला है, तब के फेज में जो रिलेशनशिप या जब फेज आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन फेज। तो ये 4 फेजेस ऑफ रिलेशन, आशा करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर क्या थ्योरी आपको लिखनी है वो भी आप इन टर्म से समझ सकते हैं। प्री इंटरेक्शन फेज, इंटरेक्शन से पहले वाला फेज, इंट्रोडक्टरी फेज जो इंट्रोडक्शन हुआ है जब पेशेंट एडमिट हुआ है, वर्किंग फेज जब वर्किंग मतलब कि पेशेंट एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है, और उसका टर्मिनेशन फेज पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद वाला फेज। ठीक है, तो यहां पर हमने एक ओवरव्यू लिया, क्या, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में, उसको जाना कि क्या होता है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, क्या रोल है, किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और क्या क्या फेजेस होते हैं रिलेशनशिप के, और क्या क्या टाइप्स रिलेशनशिप्स के होते हैं। उसके बाद पेशेंट टीचिंग, व्हाट इज पेशेंट टीचिंग, पेशेंट टीचिंग इज गिवन टू एनहांस द स्पेसिफिक लर्निंग ऑफ द पेशेंट। किस लिए दिया जाता है, पेशेंट की स्पेसिफिक लर्निंग को बूस्ट करने के लिए, पेशेंट की स्पेसिफिक लर्निंग को बूस्ट करने के लिए या उसे एनहांस करने के लिए पेशेंट टीचिंग दी जाती है। पेशेंट टीचिंग इज एन क्रिएटिविटी इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस, डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ टीचिंग बाय क्लाइंट ओरिएंटेड रिलेशनशिप। पेशेंट टीचिंग इसलिए दी जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट अपनी नॉलेज को इंप्रूव करेगा अपने डिजीज के अकॉर्डिंग, अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसे चीजें शेयर करने में, वैल्यूज को एक्सप्लेन करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। क्या होगा, उसे चीजों को शेयर करने में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इसकी डेफिनेशन क्या है, पेशेंट टीचिंग इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व्स टीचिंग द पेशेंट अबाउट रिड्यूसिंग द हेल्थ रिस्क फैक्टर्स। क्या रिड्यूस करने हैं, हेल्थ रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करना है। इंक्रीजिंग द क्लाइंट्स लेवल ऑफ वेलनेस, क्या इंप्रूव करना है, क्या इंक्रीज करना है, लेवल ऑफ वेलनेस को इंप्रूव करना है। और उसके बाद टेकिंग स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव हेल्थ मेजर्स, और स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव हेल्थ मेजर्स को लेके चलना है। उसके बाद रोल ऑफ अ नर्स इन पेशेंट टीचिंग, नर्स का क्या क्या रोल होता है पेशेंट को टीच करने में, पेशेंट टीचिंग में क्या क्या नर्स का रोल रहता है। नर्स इज टू आइडेंटिफाई द क्लाइंट्स लर्निंग नीड्स, नर्स क्या करेगी, आइडेंटिफाई करेगी क्लाइंट्स की जो लर्निंग नीड्स है
उसको नर्स आइडेंटिफाई करेगी, मोटिवेट करेगी क्लाइंट को, इन्वॉल्व करेगी क्लाइंट को, एक्टिवली इन्वॉल्व होना है। टॉपिक ऑफ द क्लाइंट टीचिंग शुड बी मैच विद द क्लाइंट्स नीड। जो भी हम क्लाइंट को टीच करने जा रहे हैं वो टॉपिक क्लाइंट की नीड से मैच करता हुआ होना चाहिए। उसके बाद द टीचिंग शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। टीचिंग क्या होनी चाहिए? टीचिंग हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जानी चाहिए। ये नहीं कि हमें पहले उसके मुश्किल चीजें समझानी है उसके बाद उसे आसान चीजें समझानी है। सबसे पहले उसे कहां से स्टार्ट करना है? उसे स्टार्ट करना है सिंपल से, और कहां तक? कॉम्प्लेक्स तक। शी शुड प्रोवाइड पीसफुल एनवायरनमेंट वाइल टीचिंग। क्या करना चाहिए? हमें उसे एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है वाइल टीचिंग। शी शुड ऑब्जर्व द इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्या क्या समझना है? उसका इमोशनल और फिजियोलॉजिकल नीड को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। द नर्स शुड बी नॉलेजफुल एंड कॉन्फिडेंस। तो नर्स होती है जो उसे टीच करने वाली है, जो उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने वाली है, वो कैसा होना चाहिए? वो नॉलेजफुल होना चाहिए और कॉन्फिडेंसफुल होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। ये रोल ऑफ नर्स है कि किसी भी पेशेंट को टीच करने से पहले क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। अब क्यों करना है पेशेंट को टीच? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टीचिंग अ पेशेंट? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग अ पेशेंट? तो इस स्लाइड के अकॉर्डिंग हम रिक्वायरमेंट समझेंगे, पर्पस समझेंगे कि हमें पेशेंट को टीच क्यों करना है। टू प्रोमोट द हेल्थ, टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड टू मेंटेन द हेल्थ। हेल्थ को प्रोटेक्ट, प्रमोट और मेंटेन करने के लिए हमें पेशेंट को टीच करना है। उसके बाद रिलेवेंट हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द क्लाइंट, आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या पेशेंट को रिलेवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को या आइडेंटिफाई करेंगे, या रिलेवेंट चीजों की क्या रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्या प्रोवाइड करने के लिए? साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टू कीप द नर्स नॉलेजेबल, टू कीप द नर्स नॉलेजेबल, और इसके अलावा जो पेशेंट है उसको भी नॉलेजेबल रखने के लिए ये पेशेंट टीचिंग की जाती है। टू रेज सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द नर्स इन टीचिंग। क्या इंक्रीज करने के लिए, क्या इंप्रूव करने के लिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए। किसकी? पेशेंट की और नर्स की ड्यूरिंग द टीचिंग। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस में भी यही है कि हमें पेशेंट का जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करेंगे, मेंटेन करेंगे और प्रोमोट करेंगे। उसके अलावा पेशेंट की जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करेंगे, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करेंगे और टीच करेंगे उसकी क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशनशिप होने चाहिए पेशेंट के साथ, और पेशेंट को कैसे हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, क्या क्या चीजें उसे जाननी है, क्या क्या चीजें उसे समझनी है कि उसे नॉलेजफुल बनाना है। इट हेल्प्स द पेशेंट टू सेव ट्रांजैक्शन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ये पेशेंट को क्या बनाएगा? ये पेशेंट को एक अच्छा लेवल बनाएगा उसका हॉस्पिटल के अंदर कि उसको नॉलेज की नीड है या क्या क्या उसे इंप्रूव करने की आवश्यकता है। उसके बाद ये क्लाइंट को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा अपनी कंडीशन के बारे में। और फिर इसके अंदर एक गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या क्या होनी चाहिए इफेक्टिव पेशेंट टीचिंग की, कि हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि पेशेंट टीचिंग जो इफेक्टिव हो जाए। तो इसके अंदर डेवलप करेंगे और मेंटेन करेंगे रैपर्ट बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट। इंपॉर्टेंट, रैपर्ट को मेंटेन करना है, उसे डेवलप करना है बिटवीन द क्लाइंट एंड द पेशेंट। टाइम फॉर डिलीवरिंग टीचिंग शुड बी एज क्लाइंट कन्वीनियंस। किसके कन्वीनियंस होना चाहिए? अपने कन्वीनियंट नहीं रखना है, जो पेशेंट है, जो सामने वाला पर्सन है, उसके कन्वीनियंट टाइमली हमें उसे समझाना है, उसे ट्रीट करना है। उसके बाद नर्स शुड हैव ऑल द कम्युनिकेशन स्किल्स। नर्स के पास क्या होनी चाहिए? सारी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। लोकल लैंग्वेज वो अच्छे से जानती होगी या जानना चाहिए लोकल लैंग्वेज को, क्योंकि कुछ पेशेंट जो होते हैं जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बट वो हॉस्पिटल में आते हैं, तो उन्हें समझाने के लिए उनकी लोकल लैंग्वेज में उनसे अच्छे से एक्सप्लेन करके बात करनी पड़ती है। एवी एड्स का यूज, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना है, जिससे वो इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए, इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। टीचिंग विद डेमोन्स्ट्रेशन इज इफेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव टीचिंग करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। रिपीटेटिव टीचिंग इज नेसेसरी इन टीचिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा? नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पढ़ा, उसके बाद टाइप ऑफ रिलेशनशिप पढ़े, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलेशनशिप, डेवलप कैसे करना है, फेजिस के बारे में जाना, उसके बाद पेशेंट टीचिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन जाने, रोल ऑफ नर्स क्या है उसके बारे में जाना, उसके बाद
पर्पस क्या है टीचिंग का, कैसे हमें पर्पसफुल उसे टीच करना है, उसके अलावा हमने कैसे पर्पसफुली उसे टीच किया है, उसके बाद इंपॉर्टेंस और गाइडलाइंस हमने इस लेक्चर के अंदर समझी है। तो यहां पर ये वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। आशा करता हूं आपको नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में और पेशेंट टीचिंग के बारे में अच्छे से जानकारी मिली होगी इस लेक्चर के थ्रू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।